हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जीके की जो एक श्रृंखला चला रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बता देंगे अगर आप लोगों को आवाज़ बराबर से आ रही है और स्ट्रीमिंग भी बराबर से आपको दिखाई दे रही है, ताकि मैं यहाँ पर मैं आश्वस्त हो सकूँ कि भाई सब कुछ प्रॉपरली जा रहा है। तो चलिए, सभी को गुड इवनिंग। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के कंटिन्यूसली कमेंट आ रहे हैं कि जी हाँ सर सब कुछ बराबर है। चलो, थैंक यू वेरी मच। इंतखाब बोल रहे हैं सर आग लगा देंगे, मैंने 100 लोगों के साथ में साझा किया है। चलो, थैंक यू वेरी मच इंतखाब आलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि बाकी के जितने भी लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। जहाँ भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर में एकदम धमाकेदार सेशन किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग भी आज भी। और जल्दी जल्दी से जिन्होंने लाइक कर दिया है वो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे दूँ यहाँ पर मैं। और बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है वो भी अभी जल्दी जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, नाउ आज लास्ट डे है आपका जो है कृष्णा 30, इस कोड को यूज करके आप लोग टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। फ्लैट 30% ऑफ है जितने भी कोर्सेज है आप लोगों का। लास्ट डे आप लोगों का वैलिडिटी को 2 दिन बढ़ाया गया था आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर में आपका, और ये आज का लास्ट डे है। तो 30 कृष्णा 30 आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जल्दी से बताइए यहां पर में। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। फारूक ऑनलाइन सर्विस जी, अभी इसके ऊपर में क्या ही कहा जाए। चलिए आ जाइए यहाँ पर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 5th प्लान, 4th प्लान, 6th प्लान, 2nd प्लान। अब गरीबी उन्मूलन किसके समय में आया था ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था ना, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसके बारे में बता देता हूँ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का पंचवर्षीय योजना बनाने की जो शुरुआत थी, ध्यान से समझना, आप लोग पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। पंचवर्षीय योजना बनाने की शुरुआत हुई थी आपकी 1951 से। 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिसका फोकस था एग्रीकल्चर। सभी लोग लिखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि था पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, 1956 से 61 तक, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इंडस्ट्रीज, उद्योग के ऊपर में इसमें फोकस किया गया था। अब अगर आप बात करोगे फ्रेंड्स यहां पर में पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिस समय में इंदिरा गांधी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल में थी, और आपको पता है 1975 के अंदर में इमरजेंसी भी लगाई गई थी। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है आप लोगों की, इसके अंदर में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर में। और इंदिरा गांधी के समय में ये योजना आई थी, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंदिरा गांधी के समय में आई थी, इंदिरा गांधी। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा, आपका बिहार की जो टीचिंग एग्जाम है उसके अंदर में भी आया था। पंचवर्षीय योजना कौन, पोवर्टी इवैल्यूएशन का या फिर रिमूवल ऑफ पोवर्टी का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी के साथ जोड़ी लगानी थी। सिंपल सा पॉइंट था, आपका खत्म हो गया था उसके अंदर में। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये 8वीं वाली पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 के बीच में थी। पता ये क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के उसके ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसके अंदर में, इस योजना के अंदर में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत आप लोगों का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस किया गया था आप लोगों का। ठीक है, जो आपके आपकी जो जो बैंक्स है, ठीक है, उनको, जो फॉरेन बैंक्स थे उनको मौका दिया कि भारत के अंदर में आकर वो अपनी ब्रांचेस खोल सके। सरकार जितनी भी चीज़ें थी जिसके अंदर में सरकार घुसी पड़ी थी, इवन स्कूटर के पार्ट्स तक सरकार बनाती थी, सरकार ने उन सारी चीज़ों को लिक्विफाई कर दिया, अपने शेयर्स वहाँ पर में प्राइवेट को बेचे, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर में, एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर में काफी ज्यादा जो है यहाँ पर में ध्यान दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कहाँ पर में फोकस किया गया? ह्यूमन रिसोर्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर में ही जिनका जन्म हुआ होगा। जिन जिन लोगों का 8वीं पंचवर्षीय योजना में जन्म हुआ जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए जिन लोगों का 8वीं पंचवर्षीय योजना के वजह से आपका जन्म नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस योजना के समय में आपका जन्म हुआ, मतलब ये योजना आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो चलो यहाँ पर में दीपकांत का जन्म भी करवा देते हैं करके। ऐसा कोई योजना की वजह से नहीं हुआ है, इस योजना के समय काल में हुआ है।
चलिए, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये थी आपकी रिमूवल ऑफ पुअर्टी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग लिख दो, ठीक है। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पुअर्टी, ये कब था आप लोगों का? ये नारा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर में दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। सभी लोग जल्दी से लिख देंगे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी के सभी लोग। और आपको बता दूं ये लेक्चर आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखना है, क्योंकि कल की टेस्ट और आज की टेस्ट आपको साथ में मिलेंगी। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर देखा था, आपको पता है कि कल की जो टेस्ट थी उसका लिंक डालने का रह गया था, तो उसी के अंदर में 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। मतलब कल के जो 20 क्वेश्चन थे और आज के भी, मतलब आज जो पढ़ाऊंगा उसमें से चुने हुए 20 क्वेश्चन आपके पढ़ाऊंगा बहुत सारा, उसमें से 20 क्वेश्चन चुने हुए आपके, ऐसे मतलब टोटल 40 क्वेश्चन की टेस्ट आपको मिल जाएंगी। तो एक बार लाइक भी जरूर कर देंगे फ्रेंड्स पूरी टीम के लिए, जो आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स कर रही है। पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको ये हिंदी में मिल जाएगा, टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आप लोगों की गरीबी उन्मूलन के ऊपर में फोकस थी। सरदार सरोवर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर बांध, अब देखिए ध्यान से समझना फ्रेंड्स, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है सरदार सरोवर बांध। इसका निर्माण किया गया है फ्रेंड्स आपका नर्मदा नदी के ऊपर में, नर्मदा नदी के ऊपर में, ये याद रखना है। और कहां पर में, कौन से राज्य में किया गया है? कोई एनी गैस, एजुकेटेड गैस लगा सकते हो आप लोग, कौन से राज्य के ऊपर में, कौन से राज्य में किया गया होगा? जल्दी जल्दी से कोई एक गैस लगा सकते हैं आप लोग, एक एजुकेटेड गैस आप लोग? जी हाँ, गुजरात के अंदर में। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट्स के साथ में, और जितने भी लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स करते रहेंगे, ठीक है। तो गुजरात जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में सरदार सरोवर बांध आप लोगों का है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 4 राज्य है जिसके थ्रू इस बांध से जो बिजली पैदा होती है वो सप्लाई होती है आप लोगों की। एक है मध्य प्रदेश जिसमें से नर्मदा नदी बहती है, दूसरा गुजरात जिसके अंदर में ये बांध भी बनाया हुआ है, ठीक है। एक है आप लोगों का महाराष्ट्र और एक राजस्थान। तो ऐसे 4 राज्यों को बिजली जो है प्रोवाइड करता है ये सरदार सरोवर बांध आप लोगों का। ओके, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी जो है उसके ऊपर में सरदार सरोवर बांध आप लोगों का बनाया गया है, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में गुजरात में। नेक्स्ट, टिहरी डैम जो है आप लोगों का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा वाला बांध कौन सा है भारत का? ठीक है, ओके, हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कौन से नदी पर बनाया गया? देखकर बता सकता है क्या कोई मुझे? मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर मैं खुद से जब प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से जब अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। बताओ सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है, कौन से नदी पर बना है? देखकर आंसर करेंगे। हीराकुंड डैम, ठीक है, ये कौन से नदी पर बना है? ये आप लोगों से याद करो, बिहार के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था ये क्वेश्चन आप लोगों से कि महानदी के ऊपर में कौन सा डैम बनाया गया है निम्नलिखित में से? हीराकुंड उसका आंसर था। ये लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा, उड़ीसा राज्य के अंदर में। कल्लानाई जो है ये फ्रेंड सबसे पुराना डैम है, करीब 2000 साल पुराना कल्लानाई डैम कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। मेट्टूर डैम और कृष्णराज सागर डैम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेट्टूर डैम आप लोगों का यूपी टेट पेपर 1 जो लीक हो गया था पेपर आप लोगों का, ठीक है, पिछला वाला, उसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया था मेट्टूर डैम कौन से नदी पर है? कावेरी नदी के ऊपर में है मेट्टूर डैम। सभी के सभी लोग लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। कृष्णराज सागर डैम बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर में, कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी के ऊपर में ही है। और जैसे हमने सरदार सरोवर डैम पढ़ा, सरदार सरोवर कौन से नदी के ऊपर में? सरदार सरोवर ये है नर्मदा नदी पर, वैसे ही इंदिरा सागर डैम भी जो है आप लोगों का नर्मदा नदी पर है। ये दोनों डैम को बनाने के लिए जो है फ्रेंड्स काफी सारे इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, क्योंकि पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा था ना। जब डैम बनाते हैं तो जो नेचुरल फ्लो है पानी का उसको रोकना पड़ता है, पानी इधर उधर जाता है, जंगल काटना पड़ता है, जो आसपास के लोग रहते हैं उनको विस्थापित करना पड़ता है, कहीं और ले जाके बसाना पड़ता है, क्योंकि वो जगह तो पानी में डूब जाती है, पानी जब रोकोगे तब तो इसी वजह से ना आंदोलन भी काफी सारे हुए थे। इंदिरा सागर डैम बनाते समय, सरदार सरोवर डैम बनाते समय काफी सारे आंदोलन हुए थे, इन डैम्स को या ना बनाने दिया जाए, या टिहरी डैम जब बन रहा था तब भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे आपके, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, क्या बात है। यहाँ पर मैं आंसर्स बहुत तेजी से कर रहे हो आप लोग, जो बच्चे आंसर्स कर रहे हैं उनको पढ़ाने में और ज्यादा मजा भी आती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था? चलो ये भी बता दो मुझे, साल बता दो, कौन सा साल था, कौन सा वर्ष था जिस साल ये किया गया था, और कब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार ने इसको खरीद लिया। पहले वो प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, क्योंकि उसमें सरकार के अलावा प्राइवेट लोगों का भी पैसा था। पूरी तरह से उसका राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार ने उसको खरीद लिया पूरी तरह से। ये बताइए आप लोग सभी लोग, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना थी वो की गई थी आपकी 1935 के अंदर में, ठीक है, 1935 के अंदर में की गई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी।
और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1949 के दिन, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं आप लोगों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कौन से कमीशन के ऊपर में हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ के जाएंगा वो अच्छे से आंसर कर पाएगा। हिल्टन यंग कमीशन, सभी लोग लिखो, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर इस बैंक का गठन किया गया था 1935 में। इसके लिए कानून बनाया गया, आरबीआई अधिनियम 1934, और इस कानून के तहत फिर 1935 में इसका गठन हुआ। बट ये अधिनियम बनाने के लिए, ये कानून बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी? हिल्टन यंग कमीशन ने, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में क्या होता है, कोई भी नई चीज बनानी होती है ना, तो उसके लिए कमेटी बनानी पड़ती है, कमीशन बनाते हैं, फिर वो सिफारिश करता है, फिर वो उसके ऊपर में लागू होता है वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने सोचा कि भाई आरबीआई जैसी इंपॉर्टेंट संस्था, आप लोग बताओ, आरबीआई जो पूरे के पूरे देश का पैसा उसके पास में रखा हुआ होता है, अलग अलग बैंकों का पैसा होता है, सरकारी पैसा उसके पास रखा हुआ होता है, क्या वो प्राइवेट बैंक होनी चाहिए? कोई प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए ना, उसके वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सके, देश के लोगों का भले के लिए पॉलिसी बना सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरह से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसकी ओनरशिप ले ली गई, ठीक है, पब्लिक ओनरशिप कर दी गई उसकी, मतलब सरकार ने खरीद ली 1 जनवरी 1949 को, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है काकड़ा पार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कौन से राज्य में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, काकड़ा पार। मैं काकड़ा पार जब भी सुनता हूं ना, मेरे को जलेबी फाफड़ा, ठीक है, याद आता है मुझे। जी हाँ, बैंकों का बैंक आरबीआई है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से यहाँ पर में 200 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर में मोटिवेशन देते जा रहे हैं, बहुत खूब। देखिए, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से तो याद रखना है गुजरात के अंदर में। और कौन से नदी के ऊपर में, कौन से नदी के पास में ये बना हुआ है, तो ये ताप्ती नदी के पास में बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखिए आप लोग फ्रेंड्स। ये काकड़ा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काकड़ा पार सभी के सभी लिखो, काकड़ा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये गुजरात के अंदर में है। अगर आपसे लोगों से नरोरा पूछा जाए, नरोरा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहां पर में है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अगर आपसे कैगा पूछा जाए तो ये कर्नाटक में है, और तारापुर पूछा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर में। ये कुछ गिने चुने हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा कुंडाकुलम और काकड़ा जो है आप लोगों का कलपक्कम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल के अंदर में अगर आप लोग जो भी नए बच्चे हैं अगर वो करना चाहते हैं तो काकड़ा पार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये याद रख लो। बाकी अदरवाइज आप लोग बाकी के देखोगे तो कैगा भी एक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वाला, ठीक है। चलिए, बहुत खूब। बाकी कलपक्कम और कुंडकुलम, कलपक्कम कुंडकुलम दोनों के दोनों जो है तमिलनाडु के अंदर में, कलपक्कम और कुंडकुलम तमिलनाडु के अंदर में। गुड। तो काकड़ा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त बैठक होती है, मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई विवाद है, ठीक है, दोनों को साथ में बिठाकर चर्चा करने की जरूरत है, तो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग बिठाई जा सकती है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के लोग आएंगे। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पर में, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करेगा? तो फ्रेंड्स ये याद रखना है, लोकसभा का स्पीकर। अब देखो एक चीज याद रखना, आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एकदम बहुत 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 ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, हमारे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी जूनियर के एग्जाम के अंदर में। बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, ये याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है कि भाई संयुक्त बैठक है, तुम लोग आओ, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा जब वो आएंगी? क्या राष्ट्रपति खुद आके अध्यक्षता करेगा? नहीं, लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी तबीयत खराब है या कोई भी और इशू है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके बदले में लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा के अंदर में जो और हायरार्की जो बनाई होती है, लिस्ट, वो बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी संयुक्त सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, ना ही प्राइम मिनिस्टर करता है।
ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त सत्र, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है आप लोगों का लोकसभा का स्पीकर। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार हमारे संसद में राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल देता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। जल्दी से लिखो, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल ने दिया है? आर्टिकल नंबर 108 ने दिया है। आप लोग कहते हो ना कि बार बार सर जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है वो याद करवा दो, मैं आपको बार बार करवा रहा हूं। 3 पॉइंट्स अभी के अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता दिए। आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोग। हमारे भारत के संविधान के अंदर में 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7वें नंबर की जो शेड्यूल है या अनुसूची है, आपको पता है ना टोटल 12 अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची के अंदर में तीन प्रकार से काम बांटे गए। एक संघ, या फिर जिसको केंद्र भी आप लोग बोलते हो, संघ बोलो या केंद्र सरकार बोलो आप लोग, ठीक है, केंद्र। फिर एक है आप लोगों का राज्य, राज्य की सूची है जिसमें राज्य सरकार काम कर सकती है, और एक है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती समवर्ती जो सूची है आप लोगों की, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी आप लोग कहते हो, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? कौन से देश के संविधान से हमने इसको बोरो किया है कि कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके, ठीक है? और आप लोगों को पता है एजुकेशन जो है आप लोगों का वो किस में है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कानून बना सकती है। फॉरेस्ट जो जंगल है, वन है, उस पर दोनों कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है आप लोगों का, ये हम लोगों ने कहां से लिया है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हम लोगों ने ज्वाइंट सिटिंग की बात की थी कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को साथ में बुलाया जा सकता है। ये भी हमने कहां से लिया था पता है आप लोगों को? ये कंसेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था, ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट, संयुक्त बैठक का कंसेप्ट। अब मुझे सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का जो आप लोगों का आर्टिकल है वो कौन सा है? जल्दी बताइए आप लोग, संयुक्त बैठक का आर्टिकल कौन सा है? चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे सभी जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। और एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टीचिंग परीक्षा चैनल को, वो लोग जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आर्टिकल नंबर 108 है, यह आप लोगों ने यहाँ पर मैं बता दिया है। ओके चलिए, जी हाँ, बीपीएससी का बहुत जल्दी ही लॉन्च होगा आराध्या, ठीक है, बहुत जल्दी ही करेंगे हम लोग इसको, 1 या 2 दिन के अंदर में ज़रूर उसको कर लेंगे। और जो अर्ली बर्ड रहेगा उसके लिए भी जरूर, या जो पहले 2 दिन के अंदर में एनरोलमेंट करेंगे उसके लिए अंदर में भी अर्ली बर्ड का ऑफर रखेंगे ज़रूर, डोंट वरी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। डीपीएसपी कहां से लिया गया आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अमृता रानी जी भी पूरे बीपीएससी की बैच के लिए मैं जरूर, आप बस 1-2 दिन का समय दीजिए, जल्दी से जल्दी ही करेंगे क्योंकि, ठीक है, जरूर करेंगे जल्दी से जल्दी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इतने सारे बच्चों को वेट करवाना भी कि जल्दी से कोर्स लॉन्च कर दीजिए सर, पढ़ना है तो जल्दी ही कर देंगे एकदम यूपीएससी का। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान, मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये हमारा राजू है, ठीक है, इसके पास में बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, 200 एकड़ ज़मीन है इसके पास में, और हमारा यहाँ पर में, ठीक है, काजू, बाजू, ठीक है, पिंकी, टिंकी, ठीक है, नेहा, सारे के सारे लोग हैं, बेचारे गरीब गरीब लोग हैं, इनके पास में कुछ नहीं है। तो भूदान आंदोलन जो है फ्रेंड्स विनोबा भावे ने स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि मेरा देश का राजू, ऐसा मत कर भाई, तू एक काम कर, तेरे पास इतनी सारी ज़मीन है ना, ऐसा अकेले रखेगा तो कैसे होगा, एक गरीब लोगों में बांट दो, भूमि को दान कर दो, ठीक है, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, भूमि दान। तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने चलाया था, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने, ठीक है। तो विनोबा भावे जो थे ये अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी के समर्थक थे। 1951 के अंदर में विनोबा भावे ने जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, तेलंगाना का जो पोचमपल्ली नाम की जगह है, आपको पता है ना, पोचमपल्ली की साड़ी कपड़ा बहुत फेमस है आप लोगों का, पोचमपल्ली। तो भूदान आंदोलन यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों को भूमि दे दी जाए, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस एंग्लो मैसूर युद्ध को सेरिंगपट्टनम की लड़ाई के युद्ध के
नाम से जाना जाता है? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जल्दी से बता देंगे। सेरिंगपट्टनम का युद्ध इनमें से किसको कहा जाता है? सेरिंगपट्टनम का युद्ध, देखिए फ्रेंड्स, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे आप लोगों के, 4। ठीक है, देखिए इनमें से किस एंग्लो मैसूर वॉर को सेरिंगपट्टनम की लड़ाई बोली जाती है? सेरिंगपट्टनम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उसकी राजधानी थी, वहां पर में ये लड़ाई हुई थी। और इसी लड़ाई के बाद में, ये चौथे नंबर का लड़ाई थी, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई, चौथे नंबर की, 4th नंबर की। और इसी लड़ाई के अंदर में टीपू सुल्तान मारा गया था। मैं आपको बात बताऊं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई हुई कब थी? 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? 1799 में हुई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1799 के अंदर में। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले जो है उस समय में क्या थे आपके, जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले। तो सेरिंगपट्टनम की लड़ाई 1799 में हुई थी। ये चौथे नंबर का युद्ध था, एंग्लो मैसूर वॉर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोग जो है ना, ये 3rd एंग्लो मैसूर वॉर और 4th वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो 3rd वाला एंग्लो मैसूर वॉर था ना, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी। सेरिंगपट्टनम नाम की जो जगह थी ना, वहां पर में एक संधि हुई थी उसकी राजधानी के अंदर में, इसी वजह से इसको ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बोला जाता है, 3rd मैसूर वॉर में। लेकिन जो सेरिंगपट्टनम का युद्ध हुआ था, सेरिंगपट्टनम में घुस के अंग्रेजों ने जो है वो टीपू सुल्तान के साथ में लड़ाई लड़ी थी, वो था चौथे नंबर का आपका। ठीक है, 1799 के अंदर में। इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी लड़ते लड़ते। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, सेरिंगपट्टनम का जो युद्ध है आपका, सेरिंगपट्टनम का युद्ध चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर था। लिख दो सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, चौथे नंबर का था। ओके, किसके किसके बीच में हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर? अंग्रेजी सेना और मैसूर के बीच में। मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था? ठीक है, टीपू सुल्तान लड़ रहा था, ये भी याद रखना है। टीपू सुल्तान का निधन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ जल्दी से सभी के सभी लोग, टीपू सुल्तान का निधन कौन से युद्ध में हुआ था? निम्नलिखित तुगलक राजाओं में से किसने तांबे की मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? बोला कि भाई यहां पर में जो आप लोगों का चांदी है, ठीक है, चांदी जो है आपका, इसके बदले में अब तांबे के और ब्रॉन्ज के जो है वो सिक्के चलेंगे। इसी को आप लोग क्या कहते हो? इसी चीज को आप लोग टोकन करेंसी कहते हो, टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन मुद्रा, टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, टोकन करेंसी। ये स्टार्ट किया था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा बड़ी हो गई थी या सबसे ज्यादा छोटी हो गई थी? कोई बता सकता है क्या कमेंट करके? क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा बड़ी हो गई थी, सबसे ज्यादा बड़े स्तर पे, या सबसे छोटे स्तर पे पहुंच गई थी? ये बताएंगे आप लोग सभी लोग कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में बताते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, तो मतलब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पिछला लेक्चर भी देखा है। रोज लेक्चर देखोगे तो रिवीजन करवा के सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऐसे ही मैं याद भी करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था फ्रेंड्स, उसने क्या किया था? टोकन करेंसी जो है वो चालू की थी यहाँ पर में। ठीक है, सिल्वर करेंसी को बंद करके। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ जल्दी जल्दी से। इसके लिए तो मैं आप लोगों को पोल भी दे सकता हूँ, चाली, इसके लिए तो पोल भी दे रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कीजिए। राजा राम मोहन रॉय, एनी बेजेंट, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद। ठीक है, उन्होंने कौन कौन, किसकी जोड़ी किसके साथ में मिलाई जा सकती है? और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों से। ठीक है, वेरी गुड, सबसे बड़ा हो गया था दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछूं आप लोगों से, दिल्ली सल्तनत के समय में पहली बार दक्षिण भारत पर हमला किसके समय में हुआ था? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर में दक्षिण भारत पर हमला किसके समय में हुआ था? राजा राम मोहन रॉय। यार ये तो बिल्कुल गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज से आप लोग लगा सकते थे। एनी बेजेंट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब काफी सारे लोग रहेंगे एनी बेजेंट के अंदर में कंफ्यूज रहेंगे, मैं बता देता हूं आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। आत्माराम पांडुरंग, कल ही बताया आप लोगों को मैंने, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र के अंदर में। और स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। कितने लोग हैं जिन लोगों को यहां पर में लिंक बन रही है? एक एक करके याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मो समाज, एनी बेजेंट, ठीक है, जिन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी बाद में, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। थोड़ा सा बताओगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे को हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 के अंदर में। कहां पर में? ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर में। इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, और कोलोनल ऑलकोट, कर्नल ऑलकोट भी बोलते हैं, कोलोनल ऑलकोट, ऑलकोट, ठीक है, कोलोनल ऑलकोट, ये दो लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कहां पर में? न्यूयॉर्क के अंदर में। बाद में उन्होंने इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया मद्रास में, बाद में मद्रास में, भारत में शिफ्ट कर दिया था उन्होंने बाद में इसका हेडक्वार्टर मद्रास में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और इसी वजह से, थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से ही एनी बेसेंट भारत में आई थी आपका 1891 के अंदर में। ठीक है, तो एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की थी उन्होंने, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुई थी। और कहाँ हुई थी? 1875 के अंदर में, 1875 के अंदर में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, बाद में लाहौर में शिफ्ट किया गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का कि कहां पर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यूपी टीजीटी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यूपी टीजीटी के एग्जाम में, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर में, तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये जितनी भी आप लोगों की एग्जाम्स है उन सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे पूछे कि सर कौन सी एग्जाम के लिए है ये, तो जितनी भी आप लोगों के गवर्नमेंट एग्जाम है, जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स है उनके लिए, चाहे वो बिहार की हो, आपकी DSSB की हो, चाहे आप लोगों की पीटी की एग्जाम्स हो, उसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में द आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भाई साहब का क्या बोलना था पता है क्या? मैं आपको बताऊँ एक बात, मस्त पैकी एक बात बोली इन्होंने। इन्होंने बोला, जिन्होंने भी ये द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखा, कि भाई जो आर्कटिक सर्कल है ना आप लोगों का, ठीक है, जो ये है आपका आर्कटिक वाला सर्कल, ये वाला, ठीक है, वैदिक लोग यहां से आए थे। बट यहां से आए कैसे थे? पहले आर्कटिक जो है ना वो यहां पर में हुआ करता था, भारत के तरफ में, यहां पर में, और फिर वो खिसकते खिसकते इधर चला गया। तो भारत जो वैदिक लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, वो बाहर से आए ही नहीं, बल्कि जो आर्कटिक था, आर्कटिक का जो इलाका था वही भारत में था, और फिर वो धीरे 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 ऊपर खिसक गया। तो भाई खिसक गई थी क्या? लोकमान्य तिलक जी, ज्योग्राफी यार आपको पता होना चाहिए था कि आपकी मैंने इतनी तारीफ की है पहले, पता है आपको, मैंने आपकी बहुत तारीफ की है लोगों के सामने। अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा लोगों के सामने आपको ऐसे बताना। मेरे बच्चे बेचारे हंसेंगे, वो बोलेंगे कि क्या कर रहे थे लोकमान्य तिलक जी, ऐसे थोड़ी हुआ था। मतलब थोड़ा सा वेट कर लेते कि कुछ साइंस वगैरह जो है कुछ तरक्की कर ले, कुछ बता दे उसके बारे में। तो आर्कटिक होम इन द वेदास, लोकमान्य तिलक जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इन्होंने लिखी। इनका मानना था कि जो वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो कहीं से नहीं आए, आर्कटिक से ही थे। आर्कटिक ऊपर चला गया, ठीक है, बट यहीं पे उत्पत्ति यहीं पे हुई थी वैदिक लोगों की, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा उन्होंने जो है, ठीक है, गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है, लोकमान्य तिलक ने। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो आर्कटिक होम इन द वेदास 1903 के अंदर में बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इन्होंने केसरी नाम का अखबार निकाला था मराठी भाषा में, और मराठा नाम का अखबार निकाला था इंग्लिश भाषा के अंदर में। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और 1880-81 के अंदर में इन्होंने ये अखबार निकाले थे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, 1880-81 के अंदर में ये अखबार। इसके अलावा इनकी जो बुक है उसके अंदर में गीता रहस्य, जो आप लोगों का यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर था उसके अंदर में पूछा, पता नहीं क्यों पॉलिटिकल साइंस में पूछा गीता रहस्य, जबकि हिस्ट्री का क्वेश्चन था। असो, ठीक है, कोई बात नहीं, पूछा तो पूछा। ओरायन एंड इग्नोर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, कर्मयोग शास्त्र, और इसके अलावा आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तकों के ये लेखक है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के। गांधी जी ने अहमदाबाद में कब मिल कारीगरों के लिए, कामगारों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो गांधी जी है, गांधी जी जो है, जी हाँ, शैलेश वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है। गीता रहस्य जो है उन्होंने मांडले जेल, म्यांमार, बर्मा के अंदर में, उसको पहले बर्मा कहा जाता था, जब उनको मांडले जेल के अंदर में भेजा गया था ना, तब उन्होंने वहां पर में जेल के अंदर में गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी।
देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी आए थे 1915 में, ठीक है। 1916 में वो घूमी घूमी कर रहे थे, मतलब कि देश का भ्रमण कर रहे थे, पूरा देश में घूम रहे थे मस्त पैकी एक नंबर 1915-16 में। 1917 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, 1917 के अंदर में गांधी जी ने फर्स्ट अपना आंदोलन किया था चंपारण के अंदर में, चंपारण के अंदर में बिहार में उन्होंने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में 1918 के अंदर में, उसके बाद में 1918 में, ठीक है, फरवरी का महीना था वो आपका, जब गांधी जी अहमदाबाद के अंदर में, अहमदाबाद के जो कॉटन मिल मजदूर थे, अहमदाबाद के अंदर में जो मिल मजदूर थे, बेचारों की हालत बड़ी ख़राब थी, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी, उनका बोनस उनसे वापस ले लिया गया था, 12-12, 14-14 घंटे उन लोगों से काम करवाया जाता था और हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आप लोगों की, इसका नेतृत्व गांधी जी ने 1918 में किया था। और एक राज की बात बताऊँ आप लोगों को, ठीक है, ये जो है ना अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है अहमदाबाद के अंदर में जो गांधी जी ने किया था, ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी इंडिया में, फर्स्ट भूख हड़ताल इन इंडिया, भूख हड़ताल, ठीक है, हड़ताल गांधी जी की। तो सारे के सारे महिलाओं को, पत्नियों को उन्होंने एक अस्त्र देकर चले गए, फर्स्ट भूख हड़ताल करके कि भाई भूख हड़ताल करो सब ठीक हो जाता करके, सब मान जाएंगे। तो 1918 के अंदर में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार यार जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, एक बार दबा के एक बार लाइक कर दो यार, सभी के सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ताकि मजा आ जाए, ऐसे ही मैं आप लोगों को एनर्जी के साथ में पढ़ा सकूं। तो पहली गांधी जी की हंगर स्ट्राइक जो है वो 1918 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक खेड़ा सत्याग्रह था, वो भी 1918 में ही हुआ था, खेड़ा नाम की जगह पे, वो भी 1918 में ही हुआ था, लेकिन वो मार्च में हुआ था। तो थोड़ा सा ये बस याद रख लेना कि पहले अहमदाबाद में किया, फिर बाद में खेड़ा में किया था गांधी जी ने। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को एक बात बस लिखकर बता दो, सारे के सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं ना, हर एक बच्चा लिख देगा कमेंट बॉक्स में, पहले अहमदाबाद में आंदोलन किया गांधी जी ने 1918 में, या खेड़ा नाम की जो जगह है गुजरात में, वहां पर में जाकर आंदोलन किया था। लिख दो बस, क्योंकि मेरे को पता है पहले ये आप लोग जो है काफ़ी सारे लोग एग्जाम के अंदर में काफ़ी सारे लोग बच्चे इसमें गलती करते हैं, पहले अहमदाबाद में हुआ था या पहले खेड़ा में हुआ था, क्योंकि हुए दोनों 1918 में ही है, ठीक है। चलो ये बता दो आप लोग, लिख दो कमेंट बॉक्स में, ताकि याद मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन, ठीक है। 1906 में हुआ था, एक नंबर यहां मिल जाएगा आप लोगों को। बट ये कहां पर में इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन कहां पर में हुआ था, तो 1906 में ढाका के अंदर में इसका गठन हुआ था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका, ठीक है। उस समय में पूर्वी बंगाल के अंदर में आता था वो। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, तो प्लीज इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर में, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे ढाका के, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर थे इसके, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना तो थे भी नहीं उस समय में मुस्लिम लीग के साथ में, जब उसकी स्थापना हुई थी तब वो कांग्रेस में थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में सिपाही विद्रोह ब्लैंक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सिपाही म्यूटिनी भारत के अंदर में, देखो कई बार सिपाही म्यूटिनी आएगा, कई बार 1857 का विद्रोह आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से DSSB TGT का ये क्वेश्चन है, तो सिपाही म्यूटिनी बोला है आप लोगों से, सिपाही म्यूटिनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर लगाना है फ्रेंड कि सिपाही म्यूटिनी मतलब 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। डेट आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी डेट से माना जाता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेट आप लोग मुझे बताओगे, डेट बताइए ध्यान से। एक कहानी सुनेंगे, छोटी सी कहानी है, बस एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं आप लोगों को, इसमें एक इंपॉर्टेंट वाली कहानी। हुआ यूं था फ्रेंड्स, तारीख थी 9 मई 1857 को, ठीक है। मेरठ के अंदर में सारे के सारे जो सिपाही थे वो मॉक ड्रिल कर रहे थे। मॉक ड्रिल मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस। एक नई वाली बंदूक आई थी, कार्ट्रेज आई थी, वो यूज करने के लिए बोला गया, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया, ठीक है। इन लोगों ने मना कर दिया, तो 85 जो सिपाही थे, ठीक है, उन लोगों को क्या किया गया, 9 मई को जेल में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और 10 साल की सजा उसी दिन सुना दी गई उनको। उसके अगले दिन, ठीक है, उसके जस्ट अगले दिन मतलब 10 मई को, 10 मई को जो सिपाही बाहर थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को छुड़ा लिया। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10 मई, ठीक है, 10 मई
1857 को ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक एग्जाम में आया था कि कौन सी तारीख को 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया था और 10 साल की सजा दे दी गई थी। तो वो आपको याद होना चाहिए कि वो एक दिन पहले हुआ था, 9 मई को हुआ था, और विद्रोह की शुरुआत 10 मई को हुई थी। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का कि भाई 9 मई को वो उन लोगों ने वो भसड़ मचा दी थी कि भाई हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर में जो है पिग का और काव का ग्रीस लगा हुआ है, ऐसा अफवाह फैली हुई थी वो नई कार्ट्रिज के ऊपर में। तो उनको अनुशासनहीनता के आरोप में जेल में डाल दिया था, तो उनके बाहर के सिपाहियों ने उनको विद्रोह कर दिया उस दिन 10 मई को। चलिए, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, आज़ादी की पहली लड़ाई। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कौन सी वाली गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? आपको पता होना चाहिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुई हैं आप लोगों की, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, पहली, दूसरी, ठीक है, तीसरी। तीनों के तीनों हुई थी लंदन के अंदर में, ठीक है, लंदन में हुई थी, लंदन में, ओके, लंदन में। पहली वाली जो है फ्रेंड्स ये हुई थी आपकी 1930 में, जिसमें ना तो कांग्रेस गई ना तो गांधी जी गए। दूसरी वाली हुई थी 1931 के अंदर में, जिसमें गांधी जी गए थे, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर। और तीसरी वाली जो थी 1932 में हुई, बुलाया ही नहीं, ठीक है, नो इन्विटेशन टू कांग्रेस, नो इन्विटेशन, बुलाया ही नहीं, बेइज्जती होगी, इन्विटेशन, नो इन्विटेशन टू कांग्रेस, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं इसमें 1932 के अंदर में। तो केवल एक ही था जिसके अंदर में गांधी जी को बुलाया गया, और गांधी जी जिसमें गए थे वो था आपका 1931 के अंदर में हुआ सेकंड नंबर का गोलमेज सम्मेलन, सेकंड नंबर का, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन के अंदर में गांधी जी गए थे, पहले वाले में गांधी जी गए नहीं, दूसरे वाले में बुलाया नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में कौन गया था? ठीक है, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में कौन गया था? तो एक तो थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, B.R. आम्बेडकर, आम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे B.R. आम्बेडकर, तीनों में। और एक थे आपके, ठीक है, सप्रू, ठीक है, मिस्टर सप्रू। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, मिस्टर सप्रू और B.R. आम्बेडकर, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, लिख लो चाहे तो। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब क्या होता है? ऐसे राउंड टेबल, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हो, और भाई कैसा हालचाल, क्या है, ठीक है, क्या करना बताओ, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे? लखनऊ समझौते के ऊपर में, ठीक है, तो किसके किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे? जल्दी जल्दी से सभी लोग बता देंगे फ्रेंड्स, बहुत ही एनर्जी के साथ में आप लोग पढ़ रहे हो, और मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रही है आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने में। तो देखिए 1916 के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई थी, ठीक है, संयुक्त बैठक हुई थी। इसी में लखनऊ समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर हुआ। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? एक नंबर यहां मिलेगा, 1916 में हुआ था। याद रखिए आप सभी लोग, 1916 के अंदर में हुआ था लखनऊ समझौता आप लोगों का, सभी लोग लिख देंगे 1916 के अंदर में। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे लखनऊ समझौते के ऊपर में? तो मुस्लिम लीग के उस समय में अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के सदस्य थे वो, और उस समय में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता भी कर रहे थे। इसी के समय में 1916 में ही हमारी भोली भाली सरोजनी नायडू ने इनको जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बोल दिया था, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। वैसे ये अध्यक्ष नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इस समय में जो अध्यक्ष थे वो थे, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में कौन थे अध्यक्ष 1916 के अंदर में? ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर में, ठीक है, अध्यक्ष। तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, मजूमदार, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे फ्रेंड्स यहाँ पर में आपके वो अध्यक्ष थे। बट हस्ताक्षर किसने किया था समझौते पर? बाल गंगाधर तिलक, और उधर से मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, तो इसको भी याद रखेंगे सभी के सभी। 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग कमेंट में लिख देंगे ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख देंगे
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में आंसर जो है आपका, अच्छा किसने कहा था उनको, ठीक है, किसने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। देखिए स्थल संधि क्या होती है, व्हाट इज एन इस्थमस, एज पर एनसीईआरटी भी आप लोग बता सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है यहाँ पर में। कोड वर्क नहीं कर रहा है ऐप के ऊपर में रश्मि जी, मैं बिल्कुल अभी जो है एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। वैसे चेक वो करना चाहिए आप लोगों का। कृष्णा, बस थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग कि कृष्णा 30 आप सही से लिख रहे हो या नहीं। कृष्णा 30 कंटिन्यूएशन में लिखना है आपने, वो कोड वर्क करेगा आपका, ठीक है। 30% फ्लैट है और आज का लास्ट डे है, तो उसके ऊपर में आप लोग कर सकते हो। जितने भी लोग टीजीटी पढ़ना चाहते हैं या सुपर टेट यूपी टेट करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, 30% फ्लैट ऑफ है आपके लिए आज लास्ट डे। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा कि एक स्थल संधि का मतलब क्या होता है। स्थल संधि का मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसा स्थल, ठीक है, जो बड़े बड़े स्थलों को जोड़े हुए हो, ठीक है, दो बड़े बड़े स्थल को जोड़े हुए हो। ये एक भूमि है, ये दूसरी भूमि है, और एक छोटी सी भूमि ने दोनों को जोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर में राजू रहता है और यहाँ पर में नेहा रहती है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। राजू ने फ़ोन किया, आजा नेहा, मम्मी ने खाने पे बुलाया है, ठीक है। अब इतना शरीफ तो होगा नहीं राजू, देखो चला गया, भाग गया शर्मा के कि उसी दिन बुलाया, ठीक है, खाने के ऊपर में। समझ जाओ आप लोग बस भावनाओं को, ओके। चलिए, तो ये आ जा सकते हैं यहाँ से, ये ज़मीन जुड़ी हुई है आप लोगों की। तो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो बड़े बड़े जो है आप लोगों के क्या करते हैं, दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ते हैं। तो स्थल संधि क्या वाटर बॉडी है? नहीं। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? नहीं। दो जमीन को जोड़ती है। डीप पेनिट्रेशन ऑफ वाटर बॉडी इन द लैंड? नहीं। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, नन ऑफ दीज। कितने लोगों ने इसका आंसर लगाया था जल्दी से बताइए यहाँ पर में। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं सब लोगों का गलत है यहाँ पर में। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू नैरो बॉडीज नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ती है, ये आप लोगों का होगा स्थल संधि, स्थल संधि, ठीक है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की, अगर बी आंसर लगाना है तो एक तरीके से ऐसे सोचा जा सकता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों का क्या है, पानी है पूरा का पूरा। यहाँ पर में पानी है, यहाँ पर में भी आप लोगों का पानी है, ठीक है, पानी है। तो यहाँ पर में भी पानी है, यहाँ पर में भी पानी है पूरा, क्योंकि ज़मीन और पानी के अलावा और क्या होगा, तो पानी है मान लीजिए। तो पानी है तो दो वाटर बॉडी, एक यहाँ पर में पानी और यहाँ पर में पानी, उन दोनों पानी को अलग कर रहा है एक नैरो स्ट्रिप, ठीक है, दो पानी को अलग कर रहा है, ओके, सेपरेट कर रहा है। तो उसको भी आप लोग जो है क्या बोल सकते हो, स्थल संधि बोल सकते हो, अगर आप दो एक अलग एंगल से सोचो तो। दो जल स्रोतों को अलग करने वाला भूमि का एक संकीर्ण भाग। आपको दिखाता हूं मैं कैसे, ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से समझिए आप लोग। मैंने आपको बताया कि स्थल संधि दो बड़े बड़े जो है भूमियों को जोड़ती है, लेकिन ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि वो दो बड़े बड़े पानियों को अलग करती है, ठीक है। यहाँ पर में पानी है, यहाँ पर में पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है। तो दो बड़े बड़े पानी के स्रोतों को अलग कर रही है एक छोटी सी जमीन, दो पानी के स्रोतों को अलग कर रही है। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो बी होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ध्यान से समझो आप लोग। आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है, क्योंकि दो भूमि को जोड़ रही है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, दो पानी को अलग कर रही है। एक छोटा सा लैंड स्ट्रिप है, दो पानी को अलग कर रही है। ये इसको देखो आप लोग, इसको देखो आप, ठीक है, या फिर आप लोग इसको देखो, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है आप लोगों का। इन दोनों को जोड़ रही है इस्थमस या स्थल संधि, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को अलग कर रही है, दो पानी की इसको अलग कर रही है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यूजर लिमिट रीच लिख कर आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्चुअली उसको यूज़ कर लिया है, इस वजह से भी हो सकता है। मैं उसकी लिमिट बढ़वा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने उसको एक्चुअली रीच कर लिया है, काफ़ी सारे लोगों ने मतलब यूज़ कर लिया कृष्णा 30 कोड जो है उसको, बट मैं करवा देता हूँ उसको, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस्थमस और स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट जो है वो दो पानी के भागों को जोड़ता है, और इस्थमस जो है दो जमीन के भागों को जोड़ता है। इनमें से बताइए कौन सा वाला गलत है आप लोगों का। गलत यहाँ पर में बना हुआ है। टीजीटी में वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है क्या? नहीं, वर्क एक्सपीरियंस सच कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रेट क्या होता है ये मैंने बताया आपको। स्ट्रेट का या जल डमरू मध्य का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में एक ऐसा पानी का भाग, ठीक है, दो वाटर बॉडीज है आप लोगों की और एक वाटर बॉडी जोड़ती है, ठीक है, जैसे बेरिंग जल डमरू मध्य है आप लोगों का। ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ रहा है पानी का भाग, या दो बड़े बड़े भूभागों को अलग कर रहा है, ऐसा भी बोला जा सकता है उसको अलग शब्दों के अंदर में, ठीक है। तो कौन सा वाला गलत तरीके से मैच किया गया है ये बताना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी जल्दी से।
लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 2 की आपकी, तो पार्ट नंबर 2 जो है ये सिटीजनशिप से, आपके नागरिकता से डील करता है। पार्ट नंबर 4 ऑलरेडी आपको बताया है, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है। कौन से देश से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको रिवाइज करवा के याद करवा दूंगा पूरा का पूरा। तो डीपीएसपी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A के अंदर में जोड़ा गया है। यूनियन टेरिटरीज आप लोगों का, यूनियन टेरिटरीज, ओके। और यहां पर मैं आप लोगों का पार्ट नंबर 9, आपको पता है पार्ट नंबर 9 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पंचायत से डील करता है, पंचायत से, है ना, पंचायती राज से डील करता है पार्ट नंबर 9। और जो यूनियन टेरिटरीज है आप लोगों का, ये पार्ट नंबर 8 से डील करता है, पार्ट नंबर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 8 के अंदर में दिया गया है ये, पार्ट नंबर 8 में, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये चौथा वाला गलत तरीके से मैच किया गया है। सभी लोग लिख दीजिए कि पार्ट नंबर 9 जो है ये पंचायत से डील करता है, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश वाला जो भाग है वो पार्ट नंबर 8 है आप लोगों का, पार्ट नंबर 8। क्योंकि देखो काफी सारे लोग ऐसे जिनको यूनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं पता है, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर में इसको देख सकते हो, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए कि पार्ट नंबर 8 के अंदर में यूनियन टेरिटरीज के बारे में आप लोगों को दिया है, केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कोई बता सकता है मुझे? हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। कितने हैं यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज हमारे भारत के अंदर में आज कितनी है? 8 है। और यूनियन टेरिटरीज का पार्ट कौन सा है? अरे 9 वालों, कहाँ हो अभी तक? 8 है यूनियन टेरिटरीज टोटल, और हमारे यूनियन टेरिटरीज का पार्ट भी क्या है? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, चलो, तो 8 है और पार्ट भी 8 है, तो ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और 9 जो है वो पंचायत से डील करता है आप लोगों का। तो देखो याद हो गया आप लोगों को। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, खाली पीली डरते रहते हो यार जबरदस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं काफी सारे और आप लोगों के पार्ट से धीरे धीरे मैं आप लोगों को याद करवाता चलूंगा। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? नादिर शाह ने, अफगान शासक था ये, अफगानिस्तान से आया था नादिर शाह, और भारत के ऊपर में आक्रमण करके दिल्ली के ऊपर में कब्जा कर लिया था, और कोहिनूर हीरा भी चुरा लिया था हमारा वाला। तो आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1739। ठीक है, 1739 के अंदर में नादिर शाह ने भारत के ऊपर में हमला किया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इधर साइड से ये नादिर शाह है, समझ लीजिए इधर साइड से आया वो। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। यहाँ पर मैं करनाल नाम की एक जगह है, मैंने आपको बताया था ना करनाल की लड़ाई कब हुई थी? बैटल ऑफ करनाल। याद आ रहा है कि किसी को? जिसको भी याद आ रहा है वो बता देंगे। बैटल ऑफ करनाल, करनाल। तो करनाल की लड़ाई हुई थी मुगल सेना और नादिर शाह के बीच में 1739 के अंदर में। और मुगल शासक कौन था उस समय में? मुगल शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह। ठीक है, और उसको रंगीला भी कहा जाता था, रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर में हमला हुआ था, ये याद रखना है। बैटल ऑफ करनाल 1739, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द्रविड़ शैली के मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली का जो दक्षिण भारत के अंदर में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, ये बताएंगे आप सभी लोग। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखना है कि द्रविड़ शैली जो है आप लोगों की कहां पर में है? द्रविड़ शैली आप लोगों की दक्षिण भारत के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, द्रविड़ शैली। ठीक है, ठीक है, द्रविड़ शैली आप लोगों की, ओके, दक्षिण भारत की। देखो मैं आप लोगों को ना एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं, आप देखिए ये द्रविड़ स्टाइल में, मतलब कि साउथ इंडिया का एक मंदिर का मैप है, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का। ठीक है, साउथ इंडिया का आप लोग देखिए ये मंदिर है, और मंदिर के अंदर में, जब मंदिर के अंदर में प्रवेश करना है आप लोगों ने, तो ये प्रवेश द्वार है आप लोगों का। इसको क्या बोला गया है? गोपुरम, याद रखेंगे आप लोग, गोपुरम।
तो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। कितने लोगों ने सही आंसर किया था वो जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बता देंगे, और जिन लोगों का सही नहीं हुआ था लेकिन अब याद रखेंगे वो भी बता देंगे मुझे, ठीक है जी। हाँ, वेदिका मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। तो गोपुरम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो एंट्री की जाती है ना उसको गोपुरम कहा जाता है। और जहां पर में आप इकट्ठा हो सकते हो, जहां पर में आप बैठ सकते हो, मान लो कि आप चले गए वहां पर में और पालकी मार के बैठ गए, भगवान जल्दी से टीजीटी निकाल दो, भगवान प्लीज जल्दी से एक और बार बीपीएससी निकाल दो, नेहा की शादी हो जाएगी, उसके पप्पा जो है वो बहुत तेजी से जो है लड़का देख रहे हैं, और मेरे को मालूम है कि उसके बाजू वाला जो रमेश है ना उसका बीपीएससी में हो जाएगा और उसके पप्पा उसका दे देंगे, मेरे को बचपन से पता है कि वो जो भी है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर मैं मंदिर में जाके बैठ गए, तो आप बेसिकली मंडप में जाके बैठोगे, मंडप में, शादी वाला मंडप नहीं, आप ये वाले मंडप में जाके बैठोगे। और भगवान कहाँ पर में है? भगवान यहाँ पर में है, ठीक है। भगवान कहाँ पर में है? भगवान जो है गर्भगृह के अंदर में है, गर्भगृह। तो इसको गर्भगृह बोला जाता है, गर्भगृह बोला जाता है इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, गर्भगृह बोला जाता है, गर्भगृह, जहाँ पर में भगवान होते हैं। तो भगवान के अंदर, भगवान के अंदर वो वाले उधर में जाके नहीं बैठ जाते, भगवान के बाजू में जाके नहीं, भगवान मैं नहीं उठ रहा करके, अब जब तक तो मेरी बात नहीं मान रहे, आप सामने बैठते हो, मंडप के अंदर में बैठते हो जहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, और जहाँ मंदिर, जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। और मंदिर के जस्ट जहाँ मूर्ति रखी है उसके जस्ट ऊपर में जो होता है ना उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है आप लोगों का, शिखर और गर्भगृह के बीच वाला जो हिस्सा होता है आप लोगों को, उसको विमान बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसको बोलते हैं विमान, ठीक है। शिखर और गर्भगृह के बीच वाले हिस्से को विमान बोला जाता है। शिखर सबसे ऊपर में होता है, शिखर होता ही सबसे ऊपर में है आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चलिए जी, अभी किसी ने वेदिका पूछा था तो मैं बता देता हूँ वेदिका क्या होती है आप लोगों की। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो स्तूपा होता है ना, बौद्ध स्तूपा जो होता है, उसके अराउंड में ऐसे जो है, ऐसे राउंड राउंड करने के लिए जो है, राउंड राउंड करने के लिए आपका वो बना हुआ होता है, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। वेदिक जो बौद्ध स्तूपा होता है उसके अराउंड में, मतलब मान लो ये बौद्ध स्तूपा है, इसके अराउंड में आप गोल 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 घूमोगे, तो गोल घूमने के लिए यहाँ पर मैं ना एक, आप गिर ना जाओ पटाक टपाक करके ऐसे, तो रेलिंग लगी हुई होती है, रेलिंग, उसी रेलिंग को वेदिका बोलते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ के सामने में, जैसे आप छत पे जाते हो कभी, ठीक है, छत पे गए हो कभी, कौन थे मैडम जिसने पूछा था वेदिका क्या होती है सर, तो छत पे गए होंगे, तो छत के ऐसे अराउंड में नहीं लगी होती कि आप लोगों की, या सीढ़ी जब चढ़ते हो तो आप लोगों को पता है रेलिंग लगी हुई होती है आपकी, कि आप टुपुक करके गिर ना जाओ नीचे में, तो वो रेलिंग, उसी को बौद्ध स्तूपा जो होता है ना उसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। वेदिका, वेदिका की एक खास बात बताता हूँ आप लोगों को, वेदिका के ऊपर में कई बार जो है ना जातक कथाओं के चित्र वगैरह भी बनाए जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जातक कथाओं के चित्र, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये EMRS के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा सोनी मखवाना जी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। सर मेरा सीटेट में आ रहा है एलिजिबल BPSC TGT एग्जाम के लिए, आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली बात है, पूजा सिंह जी आई थिंक शायद आप एलिजिबल हो उसके अंदर, ठीक है। जी हाँ, मंडपम नाम दिया गया है उसको, पूनम कुमारी जी, जहाँ पर में G20 समिट हो रहा है दिल्ली के अंदर में, ओके। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना था। बाकी मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डे है आप लोगों का, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, कृष्णा 30 आप लोग यूज़ करोगे, ये यहाँ पर मैं देखिए स्पेलिंग सही से लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, कृष्णा 30 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आज जो है ये लास्ट डे है, स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर में इसको आगे बढ़ाया गया था ताकि आप लोग ये जो जन्माष्टमी वाला जो उत्सव है उसके अंदर में सक्सेस की हांडी फोड़ सके आप लोग। तो सभी लोग, जितने भी लोग यूज़ करना चाहते हैं कृष्णा 30, आप लोगों को पता है कि DSSB के न्यू कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं आप लोगों के, DSSB TGT का हो चुका है, DSSB PRT का हो चुका है, कॉमन पेपर हो चुका है आप लोगों का। जो बच्चे अगर PGT वगैरह कर रहे हो और पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कॉमन पेपर है वो करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग कर सकते हो। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप लोग जो है फ्रेंड्स 7611101101 इस नंबर पे, या फिर एक दूसरा नंबर और दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, 96978844 इस नंबर के ऊपर में आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, जितने भी लोग हैं। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन के लिए हिंदी में कैसे प्रूफ ढूंढे, अखिलेश कुमार जी, कोई हिंदी में भेजने की जरूरत नहीं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो उसको, ठीक है। जो प्रूफ है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप वो फोटो डायरेक्टली मेरा स्क्रीनशॉट लगा के आप लोग भेज सकते हो उसको, ठीक है। और वो क्योंकि प्रूफ वहां लिखा हुआ है, साइड में जो है रेफरेंस लिखा हुआ है, वो लोग रेफरेंस चेक कर लेंगे आपका। DSSB PGT हिंदी के लिए शिवशंकर मंद्रे जी, आप जो है ना PGT हिंदी के लिए तो नहीं है, लेकिन आप कॉमन पेपर अगर चाहो तो आप कर सकते हो। SST का जो है वो कल मोस्ट प्रोबेबली ऐड हो जाएगा, ठीक है, कल
शाम तक मोस्ट प्रोबेबली जो कोर्स है वो आ जाएगा आपका जी। प्रियंका कुमारी जी एक बार कॉल करके आप पूछ लीजिए, कल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा वो, कल एक बार चेक कर लीजिएगा ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। मैं आप लोगों को टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, ये जो टेस्ट की लिंक है आप लोगों की, ठीक है, ये आप लोग टेस्ट दे सकते हो, और ये जो टेस्ट है इसका रिजल्ट आप लोगों को ऐप के ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, इसके ऊपर में जाइए, टेस्ट दीजिए आप सभी लोग, और ये भी बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो टेस्ट है, ठीक है, ये जो टेस्ट है आप लोगों का, आप लोग ये टेस्ट लिंक के ऊपर में क्लिक करके दे सकते हो। लिंक जो है आप लोगों की 1 आवर के लिए एक्टिव है। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर में ये लिंक है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। प्लस फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा मैं कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपको ऐप के ऊपर में, टेस्ट का रिजल्ट प्लस आपकी रैंक कितनी आई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आपको मिल जाएगा। टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स इस सेशन को देखने के लिए, पूरा अच्छे से देखने के लिए। कल भी हम लोग मिलेंगे आपके 5 बजे बिल्कुल डॉट। आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर में, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो स्टोरी है वो आप लोगों ने देखी होंगी, आई होप, जो मैंने कल आप लोगों के साथ में स्टोरी डाली थी, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा हुआ है। कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग जा सकते हो, टीचिंग परीक्षा चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग जा सकते हो। कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में भी आप लोगों को ये दिया हुआ है, आखिरी मौका आप लोगों का आज का। साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक का नाम क्या है, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। देखो सही आंसर मैंने लगा दिया था यहाँ पर मैं आप लोगों का, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं है, इस वजह से मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। यूनेस्को, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, आप लोग यहाँ पर में लगा सकते थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं जाती है। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग जाकर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करेंगे और कमेंट्स में भी आंसर जरूर किया करेंगे आप लोग, ठीक है। प्लस फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डाला था, जैसे देखो आपके लिए G20 जो है वो G21 बन गया है, तो G21 बन गया। कौन ऐड हुआ है जल्दी से जाकर इसके अंदर में कमेंट करके लिख देंगे, यहाँ पर में इसके कमेंट के अंदर में लिख देंगे। अफ्रीकन यूनियन जो है आप लोगों का, अफ्रीकन यूनियन जिसके अंदर में 55 देश है, वो क्या किया है, G20 का मेंबर बन गया है। तो G20 अब G21 बन गया, क्योंकि पहले 20 समूह थे, अब एक और जुड़ गया अफ्रीकन यूनियन, तो G21 हो गया है ये। तो ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट वाली जानकारियां होती है वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है ना। तो आप लोग कम्युनिटी सेक्शन को भी जरूर चेक किया कीजिए, लाइक करते रहेंगे आप लोग, तो जितनी भी हमारी टीम है जो आप लोगों के लिए कर रही है काम, वो और ज्यादा आपके लिए कर सकती है। जैसे कि आलू जो चिप्स होते हैं उसके पैकेजिंग के अंदर में जब आप लेज वगैरह या कुरकुरे जो भी खरीदते हो, या स्पेशली जो चिप्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर में कौन सी वाली गैस भरी होती है, कमेंट करके बता सकते हो क्या आप लोग, कौन सी गैस भरी होती है इसके अंदर में, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि चिप्स के अंदर में कौन सी गैस भरी हुई होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर में, उसका जो है आप लोगों का एक्सप्लेनेशन वगैरह भी वहाँ पर में मिल जाएगा काफ़ी सारे क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।